हेलो, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। ठीक, तो चलिए सब्जेक्ट शुरू। अंकित कुमार 5029। आप उस चैनल पर जाकर हमारे चैनल को कृपया जाकर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए, आप उस वीडियो को जल्दी से देख पाइएगा। देखिए, क्लास 9 2024 के बच्चे के लिए, क्लास 9 2024 के बच्चे के लिए हमने क्लास 9 का भी पढ़ाना शुरू किए हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ऑल इन वन सब्जेक्ट। जो पहला साइंस, दूसरा SST और मैथ और इंग्लिश, इतना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। साइंस, SST और मैथ और इंग्लिश। 2 मिनट रुकिए। देखिए, साइंस के अंदर आपका आ जाता है एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, और दूसरा आपको SST के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। वो क्या हो गया आपका? एक हो गया आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। ठीक, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इधर हो गया, एक हो गया मैथ और एक हो गया इंग्लिश। ये हो गया आपका 4 और 3 5 9 विषय आपको इसमें अच्छे से पढ़ाई होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में तो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। ठीक, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस, जिसको कि राजनीतिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इस चैप्टर का हम तीसरा चैप्टर इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर इस अध्याय में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको पढ़ के इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक, और उसका समझाएंगे, उसका कुछ पॉइंट को बोर्ड पे प्रैक्टिस भी करवाएंगे इस वीडियो में। संविधान से अभिप्राय सरकार की बनावट, ढांचा और संगठन से है। प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना, शाखा या स्वरूप की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों की भी आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उसका संचालन किया जाए। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। तो देखिए, इसका एकदम पूरा आसान भाषा में कहना। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि आपके घर में गार्जियन होंगे, जैसे कि आपके पिताजी, तो घर को कैसे चलाना है, कुछ नियम होते हैं। ठीक, कितना बजे उठना है, ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सरकार को भी देश को चलाने के लिए कुछ बुनियादी, कुछ लिखित या फिर कुछ अलिखित नियमों की भी जरूरत होती है, जिससे क्या हो, देश अच्छे से चल पाए। तो संविधान होते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो देखिए, जैसे जैसे लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र मतलब क्या? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को हम आसान कर सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या जनता स्वयं, जनता का प्रतिनिधि ही स्वयं आज संसद में जाके शासन करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो भारत में भी अब लोकतंत्र है। पहले, उससे पहले था सैनिक तंत्र, उससे पहले था राजतंत्र। तो यहाँ तक था। 1947 में भारत का उदय विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर एक स्वरूप राज्य के रूप में हुआ। उदय का मतलब क्या होता है? उदय मतलब उगना। ठीक, भारत में उगा। तो देखिए, 1947 में ये हुआ कि हमारा देश भारत आजाद हुआ। ठीक, उसके बाद इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। संविधान बनने, तो देखिए, देश को चलाने के लिए क्या, हम पहले बोल चुके हैं, देश को चलाने के क्या चाहिए थे? एक लिखित या फिर अलिखित। अलिखित से चलेगा नहीं, लेकिन संविधान का आवश्यकता पड़ती है। कुछ बुनियादी, कुछ सरकार, कुछ कानून होना चाहिए। ठीक, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मतलब क्या? जो कि सभी जनता और सभी के लिए चला माना जाए, और इसमें सभी का हित के बाद किया जाए। तो सभी संग्रह को एक अगर संग्रह को माना जाए तो उसे क्या, तो उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक, अब देखिए, तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ये एक जीके हो गया आपका कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था।
भारत का संविधान बनने में कोई पूछ सकता है कितना समय लगा था, तो आप कह सकते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 18 दिन के परिश्रम के बाद नया संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को एक स्वतंत्र भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 ये डेट आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, तो भारत का एक नया संविधान बन गया था। उसके बाद यह नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी दिन भारत एक गणराज्य बन गया। भारतीय गणराज्य में अपने उद्देश्य है, इसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। तो देखिए तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन क्या था, हमारे देश का संविधान पूरा तरह से भारत में लागू हुआ था, भारत का संविधान। ठीक, इस अध्याय में संविधान की आवश्यकता, संविधान की रचना और संविधान के मूल्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण एवं मूल्यों पर विचार करने के पूर्व इसकी रचना की पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाएगा। परंतु अच्छा यह होगा कि भारतीय संविधान के संबंध में विशेष जानकारी कर ले, जिसने विश्व के समक्ष एक नया अर्थ उपस्थित किया है। इस संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश के लिए किस प्रकार संविधान की रचना की, इसे यह जानना लाभदायक रहेगा। तो देखिए दक्षिण भारत में भी संविधान बना, तो वहाँ पे जो था ना, सो मतलब क्या, देखिए भारत में अंग्रेजों का एक ही नीति था कि फूट डालो और शासन करो। मतलब क्या, इन लोगों को जात धर्म इस चीज पर बहका दो और आपस में लड़ा दो और उसके बाद शासन करो। ठीक, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो ऐसा था नहीं। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ कुछ था ही नहीं, ऐसा धर्म जात धर्म ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, श्वेत और अश्वेत मतलब काले और गोरे के रंग भेद के आधार पर वहाँ पे फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई गई, अंग्रेजों ने अपनाई थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। 26 अप्रैल 1949 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णीय दिन माना गया है। इसी दिन को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले सोवियत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। उसी दिन दक्षिण अफ्रीका में क्या, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो चित्र है क्या है, नेल्सन मंडेला का। यहाँ पर दिया हुआ है 26 अप्रैल 1949 को दक्षिण अफ्रीका में इतिहास के संदर्भ दिन माना गया है। इसी तिथि को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले सोवियत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। यहाँ तक आपको बता दिए हैं, आगे भी बताना स्टार्ट करें। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में लगभग 350 वर्ष पुराना सोवियत दमन और रंगभेद पूर्वक शासन के युग का अंत हो गया। रंगभेद पूर्वक कितना साल पुराना था, तो 300 वर्ष पुराना। ठीक, 300 साल पुराना जो नीति था रंगभेद के आधार पर कि तुम काले हो, ये गोरा है, तो कैसे होगा। तो वैसे ही रंगभेद के आधार पर अंग्रेजों वहाँ गया और सोचा कैसे करके इस दोनों को पहले अलग किया जाए, तो इस पर शासन किया। देखिए अगर देखिए आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि अगर आपके 4-5 भाई हैं, ठीक, 4-5 भाई, वो 4-5 भाई अगर देखिए एक जगह रहेगा तो कोई दूसरा आदमी आके ना वहाँ पे मतलब आएगा, कुछ देर के लिए रहेगा, फिर अपना हार बांध के चला जाएगा। अब कुछ जोर जबरदस्ती शोषण नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन यही अगर 5 भाई पहले से कुछ नाखून का कुछ अलग अलग कुछ रहे, तो अगर दूसरा आदमी को पता चलेगा ना, तो आएगा, ठीक, और दोनों को भड़का देगा, दोनों आपस में लड़ लेगा, बाद में उधर जाएगा, उधर साथ देगा, बाद में इधर आएगा, इधर साथ देगा, यानी कि दोनों को भड़का के फूट डालो और शासन करो नीति अपना लेगा। तो अपना भाई को लड़िएगा नहीं। चलिए, हमको हो जाता है। उसके बाद क्या था, व्यापारी बन के आए और देश पर शासन करने लगे। अंग्रेज जो थे ना, सो भारत में व्यापारी बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, व्यापारी बन के और शासन करने लगे। तो वहाँ मतलब अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे आओ, ठीक, पहले देखो, उसने आया यहाँ पर अच्छे चीज देखा, सोना चांदी हीरा जवाहरात, उसका यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का पहनावा, तो उसको अच्छा लगा। तो
तो फिर यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शोषण कर क्या किया, हमारे देश पर शासन करने लगा। उसी पर है व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगे। व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व की कंपनियां व्यापार करने आई थी और अवसर पाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन करने लगी। दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक स्वेतों को रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ा। ठीक, फिर क्या है, रंगभेदी का नीति का शिकार होना पड़ा, जो कि आपको बता दिए हैं। यहाँ भी भारत की तरह फूट डालो और शासन करो नीति की रीति चरित्र हुई। अंतर सिर्फ इतना ही था कि जहाँ भारत के संप्रदाय और आधार बनाकर फूट डाला गया, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में स्वेत और अश्वेतों के बीच अर्थात रंग के आधार पर भेदभाव पूर्वक व्यापार किया गया। रंग भेद की इस शासन नीति में स्वेतों पर भयंकर अत्याचार किए गए। उन्हें स्वेतों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। उन बस्तियों में काम करने के लिए भी उन्हें सरकार के अनुमति पत्र लेने की अनुमति पत्र जो होता है उसके लेटर कहते हैं, परमिशन लेटर। तो अनुमति पत्र लेने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक जगहों पर भी स्वेतों और अश्वेतों के बीच भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया जाता था। तो देखो, साधारण जगह मान चलते कि कोई साथ जा रहा है तो वहां पर व्यवहार किया जाता था कि तुम गोरे हो, ये काला है, तो रंग के आधार पर भी फूट डालो और शासन करो नीति अंग्रेज ने पूरा तरह से अपना ली थी। इसमें लिखा है सार्वजनिक जगहों पर भी स्वेतों और अश्वेतों के बीच भेदभाव पूर्वक व्यापार किया गया था। स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत गोरी सरकार के दमन के शिकार होते रहे। प्रत्येक क्रिया की अभिक्रिया भी होती है। ठीक, प्रत्येक क्रिया क्या होती है, अभिक्रिया भी होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। स्वाभाविकता संग्राम का परिणाम श्वेत के सामने था। उससे प्रेरणा लेकर दक्षिण अफ्रीका के भी अश्वेत अन्य मिश्रित नस्ल के निवासी तथा भारतीय मूल के लोगों ने मिलकर रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेल्सन मंडेला ने झंडे तले रंगभेद की विरुद्ध आंदोलन चला। महात्मा गांधी की तरह दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के आंदोलन का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में अंततः इस आंदोलन को सफलता मिली। 28 वर्ष तक कैद की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला 1990 में रिहा हुआ। देखिए, नेल्सन मंडेला जो था ना, 28 वर्ष तक था तो जेल में रहा। मतलब वहाँ पे अंग्रेज जो था उसको क्या किया, मतलब क्या विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है रंगभेद के आधार पर। मतलब क्या, इसको हटा रहा है रंगभेद को। तो एक होता है कि लीडर को उठा और जेल में डाल दो। वैसा ही नेल्सन मंडेला थे तो उसका मतलब एक हट्ठा कट्ठा नौजवान भी थे और लीडर भी थे उस चीज का। तो उसको उठाया और 90 साल तक क्या किया, मतलब 28 वर्ष तक वो कैदी जेल में रहे। ठीक, नेल्सन मंडेला। और 1990 में रिहा हुआ। 1990 में फिर वहां से जेल से रिहा हुआ। रंगभेद की नीति समाप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। तो रंगभेद की जो नीति जो थी ना, रंगभेद की नीति तो समाप्ति के कगार पर पहुंच गई। मतलब क्या, वो समाप्ति ही होने वाली थी। ठीक, उसके बाद क्या है, समाप्ति पर गई थी। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने रंगभेद समाप्त कर दिया और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य अश्वेत दलों के साथ समझौते की नीति अपनाई। दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। दक्षिण अफ्रीका था एक गणराज्य बन गया, यानी कि वहाँ पर क्या था, मतलब क्या, रंगभेद का नीति उति जो था तो समाप्त हो गया, तो गणराज्य बन गया। उसके बाद क्या था, गणराज्य बन गया। नेल्सन मंडेला के नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त मंडेला ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कहा कि वे सभी के नस्ल के लोगों को अंधार पर समान देंगे। मतलब क्या, सभी को एक समान देंगे। नेल्सन मंडेला जो एक जो राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला को बनाएगा ना, तो उसका कहना था कि वो सभी को एक समान देखेंगे, सभी नागरिक को एक समान देखेंगे, किसी कोई भी रंग भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसका वो भी कहना था कि रंग भेद की नीति पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कहा कि वे सभी नस्ल के लोगों को आधार एवं सम्मान देंगे, एक आधार एवं सम्मान देंगे, सभी को इज्जत देंगे। वे बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। मतलब क्या, वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे कि तुम, मतलब क्या, गोरे और सरकार थी तो काली आदमी पर शासन करती थी, मतलब काले आदमी को कहते हैं ना इधर उधर भेदभाव, तो वो मतलब उल्टा मतलब भेदभाव के आधार पर वो काम नहीं करेंगे, एक समान काम करेंगे। उसका ये भी कहना था। वे बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, उसके लिए सब बराबर है। उसका कहना था हमारे लिए सब बराबर है। ठीक, अच्छी बात है। वे सुवेत या अशुवेत आधिपत्य के विरुद्ध हैं, यह देश सबका है। ठीक, तो नेल्सन मंडेला यह भी कहते थे कि यह देश जो है सबका है, सुवेत और अशुवेत के भेदभाव कोई नहीं हो गए यहाँ पे। यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका ने संविधान रचना का प्रश्न है। 18 नवंबर 1993 को ही सुवेतों के मतदान का अधिकार देने तथा अल्पसंख्यक सुवेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना कर दी गई। अंतरिम संविधान के अंतर्गत 400 सदस्य राष्ट्रीय सभा तथा 90 सदस्यों सीनेट की व्यवस्था की गई। नवनिर्वाचित संसद को देश का स्थायी संविधान मानने का अधिकार दिया गया। संविधान को बनने में 1 वर्ष 2 माह मतलब 1 वर्ष 10 माह और 28 दिन लगे। देखिए, भारत को संविधान बनने में कितना समय लगा? एक जीके है भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? इसमें कह सकते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और दक्षिण अफ्रीका को संविधान में कितना समय लगा? तो 1 वर्ष 10 माह और 28 दिन। ठीक, तो नेल्सन इस ऐतिहासिक क्षण पर नेल्सन मंडेला ने कहा था, तो इतना अच्छा दिन था, ऐतिहासिक क्षण भी था कि रंग भेद का आधार भी चली गई और हमारे मतलब देश में जो थे तो एक संविधान भी बन गया। तो इस शुभ अवसर पर नेल्सन मंडेला ने कहा था, हम एक युग की समाप्ति और एक नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीका, चाहे उसकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उसका रंग या धर्म या वर्ग जो भी हो, समान नागरिक के रूप में मतदान करेंगे। मतलब क्या, उसका मतलब 26 मतलब क्या था, 27 अप्रैल 1994 27 अप्रैल 1994 वो कहा था कि यहाँ पे कोई रंग भेद के आधार पे नीति नहीं कराएंगे और हम एक पुराने सब कुछ को भूल ओढ़ के, सब कुछ जो हुआ सब भूल के एक नए क्या कहते हैं उसको, नई दुनिया की शुरुआत में है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। हम एक युग की समाप्ति और एक नए युग की आगमन। हम एक युग की समाप्ति मतलब एक पिछला युग जो था उसको समाप्त कर दिए और एक नए युग, एक अच्छा युग की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीका, चाहे उसकी भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा बोले, एक हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, जो भी, मैथिली तो बोला नहीं जाता होगा, बंगाली, जो भी, भोजपुरी, 26 यहाँ पर हो गया दक्षिण अफ्रीका, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, धर्म और संस्कृति जो भी हो, उसका रंग या वर्ग जो भी हो, समान नागरिक के रूप में मतदान करेंगे। समान नागरिक के रूप में मतदान करेंगे। जैसे भारत में है लोकतंत्र, वैसे वहाँ पर भी लोकतंत्र की व्यवस्था जैसी हो गई। ठीक, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बना, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। हर समस्या के समाधान में सबों की भागीदारी सुरक्षित कर दी गई। विश्व के लोकतंत्र राज्यों के लिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक मॉडल बन गया। तो मतलब क्या, लोकतंत्र जो है ना, तो दक्षिण अफ्रीका जिस तरह से अपना काम किए, अपना संघर्ष किए, अपना मेहनत किए अपने हित के लिए, तो वे क्या एक प्रेरणा के लिए स्रोत बन गया सभी देशों के लिए। ठीक,
प्रेरणा का स्रोत बन गया, यहाँ पर था मॉडल बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कार्य दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृष्टि निश्चित एवं पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। हमारा कहना है कि मतलब इसका कहना होगा कि इसमें कहा गया है कि सभी एक साथ रहे, सभी एक साथ आंदोलन किए, सभी एक ही हित के बात किए, सभी एक साथ सही बोले, ठीक, तब जाके हुआ ऐसा चीज। अब आपका संविधान का अर्थ, तो संविधान का अर्थ हमको ऐसा समझा सकते हैं, किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियम, सरकार को कुछ लिखित नियमों की आवश्यकता होती है, जिसको क्या वहाँ के सभी नागरिक, ठीक, और साथ में वहाँ का सरकार दोनों माने, ठीक, नागरिक भी माने, सरकार भी माने, तो वैसा चीज क्या कहते हैं संविधान। तो इसको अगर हम परीक्षा में बोले तो आप अपने स्तर से भी कुछ अच्छे से याद करके लिख सकते हैं, अन्यथा आपको एक हम बोल देते हैं। लोकतंत्र में मनमानी करने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र में मनमानी कोई नहीं कर सकता है, न ही जनता और न ही सरकार, ठीक। कुछ बुनियादी नियम है जिसका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है, ठीक। तो देखिए कुछ नियम है बुनियादी नियम, तो वैसे नियमों को जनता भी मानेगा और सरकार भी मानेगा, ठीक। और लोकतंत्र में किसी को मनमानी करने की कोई अनुमति ही नहीं है, कोई अनुमति नहीं है कोई, तो इसके लिए ही किया गया। तो देखिए तो संविधान का सिंपली अर्थ होगा कि लोकतंत्र में मनमानी करने का अर्थ किसी को नहीं है, न जनता को न ही सरकार को। तो इसके लिए कुछ देश को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियम और नागरिक जो कि सरकार और नागरिक दोनों माने, तो ऐसे ही सभी नियम और संग्रह, सभी नियम भी होना चाहिए और संग्रह कोई क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो चलिए आज चलिए हम यहाँ तक पढ़े हैं संविधान का, ठीक। कल हम इससे भी आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं, खत्म करते हैं आज का ये क्लास। जय हिंद, भारत।